भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। परेशानी कई स्तर पर है, परेशानी बहुत सारे लेवल्स पे है। लग रहा है कि कैसे निपटा जाएगा और कैसे इस तमाम संकटों से निपटा जाए। लोगों को एक परेशानी आजकल ये भी है घर में कि अगर हम बीमार हो गए तो इलाज हमें कैसे मिलेगा, इलाज मिल पाएगा या नहीं। और इन सब से क्या है, जो चिंता के बादल हैं वो इतने ज़्यादा घने हैं कि लोग की शुगर और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। हम इस तरफ भी ध्यान रखेंगे। लोग कहते हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन कैसे हो, कैसे हो, कौन से तरीके हो, और मेडिकल साइंस क्या कहती है, मनोचिकित्सक क्या कहते हैं, और आज इस तरफ भी बात करेंगे। लेकिन इन तमाम सारी चीज़ों के बीच में वैक्सीन को लेकर बड़ी पॉजिटिव खबर है, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। तो हम इस तरह से सोच सकते हैं कि हाँ, हमारे पास एक हथियार और आ रहा है और हमको मजबूती के साथ वो मिलेगा। दूसरी बात यह है कि एक जो DRDO की दवा है जिसको लेकर तमाम चर्चा है, वो दवा हमारे साथ मौजूद है और बहुत जल्द हमारे पास वितरण के लिए भी होगी। और आज उसके वैज्ञानिक भी हमारे साथ होंगे और वो कितनी कारगर, कैसे कारगर हो रही है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन जो हमारे साथ आज मेहमान हैं, क्योंकि बातचीत के लिए बहुत बड़ा सिलसिला है, और जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका तारुफ भी करा दूं। डॉक्टर रोहित गर्ग हमारे साथ रहेंगे आज, जो कि मनोचिकित्सक हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ मौजूद रहेंगे, फिजिशियन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं IMA AMS, जो कि मेडिकल स्पेशलिटीज़ में हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूँगा बातचीत के सिलसिले को कि आखिर जो ग्रामीण क्षेत्रों से खबरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा डरावनी भी हैं और बहुत परेशानी वाली भी है। इस सबब है कि अगर हम यहाँ से बिहार तक जाएं या मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में तमाम जगह से खबरें ऐसी हैं कि कोरोना रुक नहीं रहा है। एक एक गांव से 20-20, 25-25 लोगों की मौतों की खबरें हैं पूरे जगह। हालांकि शहर और गांव को हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इस वजह से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि वहां पे चिकित्सा नहीं है और चिकित्सा की वजह से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो कैसे निपटने के लिए, और गांव के लोग, ग्रामीण लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं या कस्बे में हैं या छोटे शहरों में हैं, वो कैसे निपटें, इसके लिए आपने एक बार बात कही थी। मैं चाहता हूं फिर से उसको दोहराएं और कैसे निपटें इस जगह जहां पे हम खड़े हैं, उस पर भी रोशनी डालें। देखिए प्रतीक जी, पिछले 1 महीने से ज़्यादा जैसे ही ये सेकेंड वेव आई थी, तो हम लोगों के मन में ये था कि गांव में अगर फैल गया तो एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बन जाएगा, और वही हमारी आशंका साबित हुई, सही साबित हुई। आप देखिए, देश की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि साहब बड़े शहरों में तो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं, ICU भी हैं, वेंटिलेटर भी हैं, लेकिन और पिछले 1 साल में हमने और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया वो भी बड़े शहरों में ही डेवलप किया है। गांव में स्थिति ये है कि आप 30-40 किलोमीटर दूर तक आपको PSC ढूंढनी पड़ती है, डॉक्टर ढूंढना पड़ता है। आप सोचिए कि एक फिजिशियन का जो एवरेज आ रहा है हमारे देश में गांव में, वो आ रहा है कि 40 गांव के बीच में एक फिजिशियन है, यानी क्वालिफाइड डॉक्टर जिसको हम कहते हैं। बाकी की जनता या तो क्वैक्स के भरोसे है या भगवान के भरोसे है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम गांव में RT-PCR टेस्टिंग कैसे करें जिसकी सेंसिटिविटी 70% है। तो हम गांव में अभी हम क्या ले जा रहे हैं, छोटा मोटा वो रैपिड एंटीजन टेस्ट ले जा रहे हैं जिसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, यानी उसके फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट बहुत हैं। तो हम 100 लोगों को टेस्ट करेंगे, 30-35 की बीमारी डायग्नोस कर पाएंगे, 70 की नहीं कर पाएंगे। तो हम 70 को ऐसे कैसे छोड़ दें? तो इसीलिए मैंने एक नारा दिया करीब 3 हफ्ता पहले कि भैया गांव वालों, इस जांच और रिपोर्ट के चक्कर में मत पड़िए, न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट। और इसको मैं इस तरह समझाता हूं कि गांव वालों, आप नए नए प्रधान चुने गए, उनको दो बधाई, कहना भैया हमको बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू, बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला कुछ नहीं चाहिए आपको, आपकी जीत की बधाई के लिए हमको दिलवा दो पल्स ऑक्सीमीटर। और कल ईद है, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि भैया 2 चीज कल ध्यान रखना। एक, ईदी जब बांटने का दिमाग में आए, क्योंकि ईदी बांटना ईद पे बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, तो पल्स ऑक्सीमीटर गरीबों के गांव में बांट देना। और अगर सेवैयां बांटने का दिमाग में आ जाए तो सेवैयां की जगह दवाइयां बांट देना। ये 2 मेरी गुजारिश है सभी मुस्लिम भाइयों से, जो भी प्रतीक त्रिवेदी के फैन हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अगर हम ग्राम प्रधान से, अगर हम समाज के सहयोग से या चंदा के सहयोग से
पल्स ऑक्सीमीटर गांव में बचा ले गए तो गांव बचा लेंगे। प्रतीक जी, आप चिंता मत करिए, हम और आप मिलके, न्यूज़ 18 मिलके पक्का गांव को बचा लेंगे, मैं गारंटी देता हूं। लाइए तो स्टैम्प पेपर पे मोहर लगा के देता हूं। गांव को बचाने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है। कैसे मैं डॉक्टर साहब मैं चिंता ऑफ कोर्स मैं वही जानना चाहता हूं, आपके फॉर्मूले को ही शेयर करना चाहता हूं। तमाम जगह बातचीत करने के बाद आपके पास ही आ गया हूं, सारी तमाम चीजें घूम के आने के बाद ही मैं आपके पास आया हूं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि गांव का अगर आप फॉर्मूला दे रहे हैं तो जरूर दीजिए मुझे। लेकिन डॉक्टर सत्यजीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर राहुल गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर सत्यजीत सिंह प्रेसिडेंट है AHPI, जो एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट है और वो ये रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि गांव की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं, विकट। मैं जानना चाहता हूं कितनी खराब हैं, हम कहां अपने को एसेस कर पा रहे हैं, हम कहां खड़े हैं, सो दैट कि मैं सोल्यूशन के लिए आगे बढ़ूं। ऑफ कोर्स जी। देखिए, ये कोविड बीमारी का कोई दवाई इलाज नहीं है। सबसे बड़ा चीज है कि लोगों को अवेयर करें कि कैसे बीमारी होने से बचा जाए। उसके बाद जो बीमार हैं उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। किसी भी अच्छे ट्रेन, अच्छे नर्सेज उनको ऑक्सीजन दें, दवा दें और उनके बीमारी का पहचान करें। जब बीमारी ऑक्सीजन लेवल कम होने लगे तो नेक्स्ट स्टेज जो सदर हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज में भेजें, जहां वह स्पेशलिस्ट देखेंगे। इससे भीड़ नहीं होगा बड़े हॉस्पिटल में और सामान्य रूप से ब्लॉक लेवल पर भी इलाज किया जा सकता है। लेकिन सभी का देखभाल हो, उनको बेसिक दवा जो है वो बहुत महंगा दवा नहीं है, वो ओरल टैबलेट से हो सकता है। तो एक ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। दूसरा, मुझे जो ये कहना है कि दुर्भाग्य से जिसका भी मृत्यु होता है उनके शव को सरकार के द्वारा ही दफन किया जाए, न कि परिवार को दिया जाए। परिवार साथ में रहें, जिससे कि जो लकड़ी नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा है और नदी में डाला जा रहा है, इसकी डॉक्टर साहब मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा था आपसे, बिहार से क्योंकि हैं आप। मैं स्पेसिफिक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि बिहार के गांव की स्थितियां और ओवरऑल एसेस करें। अगर हम उत्तर प्रदेश का हमने बताया तो क्या है, सो दैट कि हम आगे बढ़ें, प्रोग्राम में आगे इसको ले जाएं। एसेस करना चाहते हैं कि स्थितियां कहां पे हैं इस समय। नहीं, गांव में भी बीमारी फैल रही है, जो पहले फेज में नहीं था। पहले फेज में गांव के लोग बिल्कुल स्वस्थ है कि मेरे यहाँ नहीं है। इस समय हो रहा है, तो उसके लिए हॉस्पिटल्स जहां तहां खोला गया है। जैसे हमारे पटने के इर्द गिर्द में भी नए खोले गए हैं, 200-300 बेड का हॉस्पिटल खोला गया है और उसमें उनकी उपचार हो रही है। लेकिन जिस पैमाने से बढ़ रहा है, जो एक्सप्लोजन पैमाने से, पहले से कोई इंतजाम नहीं था, अब जल्दी में हो रहा है। पहले से कोई इंतजाम नहीं था, जल्दी हो रहा है। मैं डॉक्टर सूर्यकांत, मैं बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं डॉक्टर राहुल यस, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। आई एम सॉरी, डॉक्टर राहुल भार्गव। प्रतीक जी, मैंने दोनों पैनलिस्ट को समझा, एक ये आपदा है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम टूटा हुआ था उसको जोड़ने की, टेस्टिंग को बढ़ाना है, कोई भी हो, वो PCR हो या रैपिड हो, क्योंकि आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो अभी भी जो 3T था, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, चौथी चीज ट्रेनिंग ऐड करना जरूरी है। ट्रेनिंग 3 चीजों की है ब्लॉक लेवल पे। कल हमने नवादा में, इटावा में बात करी, डॉक्टरों को लेटेस्ट गाइडलाइन से अवगत कराया, वेंटिलेटर चलाना सिखाया, टेक्नीशियंस को ट्रेन किया। तो इस समय जो ये रूरल और अर्बन का डिवाइड था, जिसमें स्क्यूड थे 60% डॉक्टर शहरों की तरफ, उसको हमारे को बेहतर करना है। ये एक मौका है कि जहां पे हम साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पे गांव में इलाज कराएं, और वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि उनको अभी भी पता नहीं है, डिलेड डायग्नोसिस हैं। तो नेवादा डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, DC के साथ 22 लाख की जनता में
डोर टू डोर सर्वे हो रहे हैं, बुखार देखा जा रहा है, लूज मोशंस देखे जा रहे हैं और उनको आइसोलेट किया जा रहा है। तो आपको प्रिवेंशन चेन को तोड़ना है और ट्रीटमेंट करना है। राइट डॉक्टर साहब, चेन को तोड़ना है, बस बिल्कुल। मैं ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं चौथी चीज पे आ रहा हूं। डॉक्टर राहुल भार्गव आ रहे हैं, डॉक्टर सूर्यकांत मैं आपके पास वो नुस्खे के लिए आ रहा हूं क्योंकि मैंने आज खास तौर से आपको रखा है। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं DRDO के। और इस समय अगर सबसे ज्यादा वैक्सीन के बाद या उसके बराबर पैरेलल चर्चा है तो अनंत नारायण भट्ट साहब जो बताने के लिए हमारे साथ आज साझा करने के लिए मौजूद हैं वो है दवा। और वो 2D जो दवा इतनी ज्यादा चर्चा में जी कि इसको लेकर तमाम सारे लोग जानना चाहते हैं कि कब वितरण के लिए उपस्थित मिलेगी, कब वो काउंटर्स पे या हॉस्पिटल्स में किनकी निगरानी में कैसे मिलेगी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं डॉक्टर साहब, और मैं जानना चाहता हूं अनंत जी कि वो दवाइयां कब से बेहतर तौर से मिलना शुरू हो जाएंगी। अनंत नारायण, धन्यवाद जी, धन्यवाद प्रतीक जी। एक्चुअली ये जो दवा है डॉक्टर रेड्डीज लैब और हम लोग मिलके इस पे काम कर रहे हैं कि कितना जल्दी से जल्दी ये दवा हम लोगों तक उपलब्ध करा पाएं। तो संभावना है कि इस सप्ताह के अंत तक या रविवार तक या सोमवार तक एक छोटी कंसाइनमेंट जो है वो कुछ हॉस्पिटल्स में पहुंच जाएगी। उसके बाद प्रतिदिन जो है वो कुछ ना कुछ खेप छोटी बड़ी आती रहेगी और धीरे धीरे मतलब कुछ सप्ताह में इस प्रोडक्शन को बहुत हाई लेवल तक ले जाने का प्लान है डॉक्टर रेड्डीज लैब का। और मुझे लगता है कि लगभग 15 दिन में शायद हम जो जरूरत है इस समय इस दवा की, उसको लगभग पूरा करने का प्रयास करेंगे। 15 दिनों के अंदर इसकी जो डिमांड है उसको पूरा करने के। डॉक्टर साहब ये दवाई जो है बताया गया है कि पाउडर फॉर्म में है, तो किस तरह ली जाएगी, जरा इसको थोड़ा सा बता दें। जी, तो ये एक सैसे में आता है पाउडर फॉर्म में और इसको सैसे को पानी में घोल के और इसको पिया जा सकता है। जो विधि है, प्रयोग विधि है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। प्रयोग विधि में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इसको भोजन के लगभग 20 या 30 मिनट पहले लिया जाना जो होता है वो परफेक्ट टाइमिंग होती है। ब्रेकफास्ट और डिनर के 20 और 30 मिनट पहले इसको लेके और उसके बाद 20 मिनट बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या शाम के समय में डिनर कर सकते हैं। तो ये 2 समय, एक दिन में 2 बार इस दवा को लिया जाता है। डॉक्टर साहब एक बात जरूर चर्चा में बहुत ज्यादा है, वो ये है कि ऑक्सीजन को लेकर और फेफड़ों को लेकर बड़ी चर्चा, क्योंकि ऑक्सीजन, फेफड़े कमजोर हो रहे हैं इसलिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये दवा कब लेनी है, मतलब शुरुआती सिम्टम्स के समय लेनी है, और कैसे इस ऑक्सीजन यानी फेफड़ों को के ऊपर जो खतरा है क्या उसको ये मजबूत करेंगे, या ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बढ़ेगी और लगेगा कि नहीं अब हम मजबूती की तरफ हैं और हम ये कारगर साबित हो रही है। ये सवाल दिमाग में लोगों को है। अनंत नारायण भट्ट जी, तो जो क्लिनिकल ट्रायल हुए थे वो ऐसे मरीजों पे हुए थे जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के 7 दिन के अंदर उनको एडमिट किया गया था। तो ज़्यादातर पेशेंट्स इस विंडो में थे। तो मॉडरेट टू सीवियर जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉडरेट टू सीवियर का क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता है कि मॉडरेट जिनकी ऑक्सीजन, सीवियर मतलब जिनकी 90 से नीचे है। तो बहुत से पेशेंट्स ऐसे थे जिनकी 85-82 इस तरह की ऑक्सीजन थी। ऐसे पेशेंट को रिक्रूट किया गया था और उनको जब ये दवा दिया गया तो लगभग 42% पेशेंट्स, 42% एग्जैक्टली नंबर है, जो 42% पेशेंट्स थे उनकी तीसरे दिन तक ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट थी वो खत्म हो गई। बाकी सिम्टोमेटिक क्योर भी हुए। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट खत्म होना मतलब ब्रेथलेसनेस जो है वो लगभग समाप्त हो जाना। तो इस तरीके से उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो काफी हद तक तीसरे दिन तक खत्म हो गई। तो सिम्प्टोमेटिक क्योर भी जो है वो 3 से 5 दिन तक काफी हद तक मिल गया पेशेंट्स को। जी, तो डॉक्टर साहब ये इसका जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, यानी बहुत शुरुआती लक्षण जब दिखे 3rd डे या 4th डे उस समय शुरू की जा सकती है ये दवा? ये देखिए हर पेशेंट में ये अलग अलग है। वैसे बेस्ट यही है, ये सभी एंटीवायरल्स के साथ ये देखा जा रहा है कि अगर शुरुआती दौर में ही पेशेंट्स अगर दवा ले लें तो उनको सीवियरिटी नहीं हो रही है बीमारी की। और सभी लोगों को इस बारे में सतर्क भी रहना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके प्रिस्क्रिप्शन पे दवा लें, तो ये बहुत बेहतर होगा। शुरुआती दौर में दवा निश्चित ही बहुत बेहतर काम करती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हमने सीवियर पेशेंट्स पे भी इसमें
क्लिनिकल ट्रायल में स्टडी किया है और हमें उसमें भी अच्छे परिणाम मिले हैं। तो ये सीवियरिटी जो भी है ये भी हर पेशेंट में अलग अलग समय पे आती है। जैसे कुछ पेशेंट्स में बहुत अर्ली आ जाती है, कुछ पेशेंट्स में थोड़ा लेट आती है। हमने जो ज़्यादातर पेशेंट किए थे उनमें लगभग 7 दिन पे ये सीवियरिटी आ रही थी जब हमने उनको एडमिट किया था। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो लगातार लोग अक्सर पूछ लेते हैं वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ पैनल में खासतौर से रेस्पिरेटरी विभाग से भी जुड़े हुए लोग हैं। दिमाग में ये बात आती है कि लंग्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और निमोनिया वाले सिम्टम्स हैं, तो ये दवा उसको ख़त्म करेगी, खासतौर से लंग पे केंद्रित है, या कोरोना की कोई स्पेसिफिक दवा है ये, या सिर्फ हमने स्पेसिफिक किसी लंग को टारगेट करके इस दवा को मार्केट में भेजा है? देखिए, ये दवा का जो हमने शुरुआत में काम शुरू किया, ये इसके एंटीवायरल प्रॉपर्टी की वजह से ही शुरू किया। तो ये SARS-CoV-2 के प्रति इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और जिस वजह से हम इसको क्लिनिकल ट्रायल में लेके गए। तो निश्चित ही ये दवा जो है वो SARS-CoV-2 या कोविड जो वायरस है उसके अगेंस्ट है, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल भी है। और आप सभी जानते हैं कि जो प्रमुख समस्या हो रही है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, न्यूमोनिया की वजह से, पल्मोनरी निमोनिया की वजह से, तो उसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है और उसी वजह से ये समस्या हो रही है। तो ये दवा का जो एक मैकेनिज्म है वो जो एंटीवायरल होने के साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो इस वजह से ये लंग जो डैमेज हो रहा है उस पर भी बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी वजह से शायद हमें जो परिणाम मिले वो बहुत अच्छे मिले मरीजों में, और जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी पेशेंट्स की वो जल्दी खत्म हो गई, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लंग्स पे भी बहुत अच्छा काम कर रही है एंटीवायरल प्रॉपर्टी होने के साथ साथ। यानी इसको डबल कह सकते हैं। और ये जो रामबाण होगी, और ये डॉक्टर साहब इसमें बातचीत बड़ी लंबे समय से चल रही थी कि एंटीवायरल ड्रग के तौर पे कैसे आए, तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैं सैल्यूट करता हूं आप सारे वैज्ञानिक बिरादरी को जिन्होंने काम किया है, और ये बहुत बड़ा काम होगा। क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि खासतौर से जो इंटरनेशनल एरेना पे क्या इस पर काम हो रहा था, या उन्होंने भी इस पर कुछ काम किया है, या सिर्फ ये हमारी अपनी ये ब्रेक थ्रू है जिस पर हम सामने लेकर आए हैं? डॉक्टर साहब देखिए, ये एक मॉलिक्यूल जो था, ये मॉलिक्यूल एंटी कैंसर एजेंट के नाम पे बहुत पहले से नोन था, और ये पर्पसिंग का समय था, क्योंकि इतनी जल्दी आप कोई दवा नहीं ला सकते मार्केट में जब तक कि वो दवा पहले से एग्जिस्ट नहीं, मतलब दवा नहीं, मॉलिक्यूल पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है जिस पे क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हों। तो उस मॉलिक्यूल को जल्दी से क्लिनिकल ट्रायल करके लाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम जो DRDO है उसका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इस मॉलिक्यूल पे काम करते हुए। हम 90 के दशक से इस मॉलिक्यूल में पे काम कर रहे हैं एज एडजुवेंट टू रेडियोथेरेपी, और हमने ट्यूमर पेशेंट्स पे ढेर सारा क्लिनिकल ट्रायल किया था। और सिर्फ हमारे यहाँ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इस पे ढेर सारे क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं इस मॉलिक्यूल पे। और ये जो मॉलिक्यूल है एज ए एंटी कैंसर एजेंट बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। उसके बाद हम इसको, जब हमने इसकी एंटी SARS-CoV-2 हमने हाइपोथेसिस को लेके आगे बढ़े कि ये शायद इसके मैकेनिज्म के आधार पे ये SARS-CoV-2 के अगेंस्ट भी बेहतर काम करेगा। तो वो जब हमने वैलिडेट किया CCMB हैदराबाद में, तो जो पुराने क्लिनिकल ट्रायल हुए थे उससे हमें मदद मिली कि इसको DCGI ने इमीडिएटली फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी, जो अदरवाइज हमें अगर ये मॉलिक्यूल नोन नहीं होता तो हमें फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ता पहले इसका। तो इससे हमें जल्दी मिली, इससे हमें आसानी हुई। तो ये एक रिपर्पस्ड मॉलिक्यूल है, ये दुनिया में पहले से जाना जाता है ये मॉलिक्यूल। और लेकिन ये मॉलिक्यूल अभी तक एज ए ड्रग अप्रूव नहीं था, कहीं पे भी दुनिया में कहीं भी एज ए ड्रग ये मॉलिक्यूल अप्रूव नहीं है। ये भारत में पहली बार ये मॉलिक्यूल एज ए ड्रग अप्रूव हुआ है, और इसकी जो कोविड मरीजों में जो इसकी क्षमता है वो बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है, और उपचार की जो क्षमता है कोविड मरीजों में वो बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है, और मरीज इससे बेहतर तरीके से ठीक हो रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं सारी वैज्ञानिक बिरादरी और जो आप लोग जुड़े रहे इससे मैं आपको सैल्यूट करता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल जरूर बनता है, और मैं पूछ लेना चाहता हूं कि तमाम सारे लोग, जैसे मैं खुद एक बहुत छोटे शहर से आता हूं,
दिल्ली में रहने लगा, लेकिन हूँ छोटे ही शहर से जहाँ से मैं आता हूँ। और इस समय सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति हमारे गाँव के और छोटे कस्बों की है। इलाज नहीं है, अस्पताल नहीं है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। ऐसे में आप एक ऐसी उजाला, एक ऐसी रोशनी लेके आए हैं जो लगता है कि हम सबको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो मैं जानना चाहता हूं इसका जो वितरण है, इसका जो मैनेजमेंट है, और वो गांवों तक जाएगा, और इसके दाम को लेकर भी लोगों के दिमाग में जरूर बात आई होगी, तो वो भी जानना चाहते हैं। तो उसको भी थोड़ा सा बता दीजिए डॉक्टर साहब। जी, तो इसका वितरण मतलब जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि डॉक्टर रेड्डीज लैब बड़े पैमाने पर इसको लेके आने का डॉक्टर रेड्डीज लैब का प्लान है, और वो बड़े पैमाने पे इसको लेके आएंगे। और वितरण भी जो है वो भी इसका मतलब ये प्रश्न मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज लैब से किया जाना चाहिए कि उनके पास क्या प्लान है, कैसे वो वितरण करेंगे इस दवा का। और मुझे लगता है कि कुछ समय में ये दवा जब आ जाएगी तो वो सारे प्लान पे काम कर रहे हैं, और ये सारी मीटिंग्स हमारी उनके साथ चल रही हैं। तो ये दवा जल्द से जल्द उपलब्ध होगी और हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी इसको। दूसरी चीज, जहां तक इसके प्राइस की बात है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज का एनालॉग है, थोड़ा सा ग्लूकोज से महंगा होगा, और इसकी प्राइस भी जो होगी वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट नहीं होगी। शुरुआत में इसकी जो प्राइस होगी हो सकता है थोड़ी महंगी हो, क्योंकि अभी जो है इसके प्रोडक्शन पे काम चल रहा है बहुत तेजी से, और शुरुआत में हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, लेकिन जब एक बार बल्क में भारत में इसको प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है पूर्ण रूप से, और ढेर सारी कंपनीज जो है डॉक्टर रेड्डीज लैब जो ट्राई कर रही है, तो इसका प्रोडक्शन जब काफी बल्क में होने लगेगा तो मुझे लगता है कि इसके दाम में निश्चित कमी आएगी, और ये आम आदमी के बजट में भी आएगा, ये दवा भी आ जाएगी। डॉक्टर साहब, पिछले 1 महीने में अपने प्रोग्राम में मैं मुस्कुराया नहीं हूं। 1 महीना हो गया, सवा महीना में मुस्कुराया नहीं, हंसी नहीं आई, लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे मुस्कुराने का एक मौका है। ये होती है वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट, और ये होता है खोज, और ये खोज के बाद होती है उपलब्धि से सुकून। थैंक यू सो मच। मैं सैल्यूट करता हूं भैया जी की, कहीं की टीम की ओर से, न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे वक्त दिया, और वक्त के साथ तमाम सारी जो लोग जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो आज उन्होंने एक सुकून जरूर लिया होगा कि हाँ चलो अब तो कुछ मिला, एक ऐसी सरल पद्धति जिससे शायद हम लड़ सकते हैं या हम तक वो पहुंच सकती है। और पैसों को भी लेकर, दाम को भी लेकर आपने आश्वस्त किया कि बहुत महंगा नहीं होगा और अपनी रीच में होगा, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, तो उससे ज़्यादा या थोड़ा शुरुआती दौर में हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये उपलब्ध रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ आए और आप जुड़े और आपने साझा किया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं अपने पैनल की तरफ रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर रोहित गर्ग हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर सत्यजीत सिंह हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर राहुल भार्गव, चौथा पॉइंट आप कहना चाह रहे थे, उसके बाद सीधे हम डॉक्टर सूर्यकांत के पास जाएंगे। जो आपने सुना, सारी बात सुनी, मैं सच कह रहा हूं डॉक्टर साहब, 1-1.5 महीने से मेरे दिमाग में तो मेरे पे तो जो उलझने थी, जो वो मैं तो नहीं मुस्कुराया, लेकिन आज जरूर एक मौका मिला। डॉक्टर राहुल भार्गव शेयर करिए, और खासतौर से आप गाँव की बात शेयर कर रहे थे, तो चौथा पॉइंट आप शेयर करिए जी। डॉक्टर राहुल भार्गव, कॉमन सी चीज है, जिस प्रकार से डेंसली पॉपुलेटेड शहर होते हैं उतने गांव नहीं होते। अगर हम गांव में सही तरीके से ट्रेनिंग करें, पीएचसी को अपना सुदृढ़ करें, तो ये कोरोना की दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव की जो बातें होती हैं और आने वाले स्वर्णिम भविष्य की नींव रखी जाएगी। क्योंकि इतने सालों से जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो नेग्लेक्टेड थे, आज वो सुदृढ़ हो सकते हैं। मैंने बिहार में देखा, मैंने उत्तर प्रदेश में देखा, वहां पे वेंटिलेटर तक पहुंच चुके हैं। इटावा में, नेवादा में, समस्तीपुर में वेंटिलेटर तक पहुंच गए हैं, बट प्रॉब्लम उनको यूज करने की है। तो टेस्टिंग की जब बात सूर्यकांत त्रिपाठी जी बोल रहे थे, मैं उनसे थोड़ा सा वाकिफ नहीं रखता, क्योंकि टेस्टिंग हमारे को बढ़ाना आवश्यक है। कोई भी देश, अगर उत्तर प्रदेश में 2 लाख टेस्टिंग होती है और 5वां बड़ा राज्य है, 5वां बड़ा देश के तरह है पूरे विश्व में, वहां टेस्टिंग को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे को इस पैंडेमिक से यह सीखना पड़ेगा कि एक चीज जो हमें सुदृढ़ करनी है कि कोई भी सिम्टम आए, आप जाके टेस्ट कराओ और आइसोलेट हो जाओ। हमारे यहाँ पैंडेमिक क्यों फैला? एक फैलने का कारण राइट डॉक्टर राहुल, मैं आपकी बात को रखता हूं। डॉक्टर राहुल, मैं आपकी बात को सीधे रखता हूं डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी के पास। डॉक्टर साहब, आप टेस्टिंग के ऊपर क्यों इतना ज्यादा एक नकारात्मक, या कहना चाहिए एक ऐसा दृष्टिकोण रख रहे हैं? दूसरी बात ये कि नुस्खा
जरूर बताइए, शेयर करिए डॉक्टर साहब। आज तो पॉजिटिव बात होगी। डॉक्टर रोहित गर्ग भी हमारे साथ मनोचिकित्सक जुड़ गए हैं। डॉक्टर रोहित गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर रोहित गर्ग, शुक्रिया, थैंक यू जी। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी। देखिए प्रतीक जी, मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि टेस्टिंग हमें बढ़ानी चाहिए, लेकिन ऐसा है ना, वो गाना है ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो देखिए अब जैसे एंटीजन टेस्ट नहीं, जैसे एंटीजन टेस्ट हम करते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी उतनी नहीं है जितनी आरटीपीसीआर की है। हालांकि आरटीपीसीआर की भी अपनी सीमा है। 30% जो टेस्ट होते हैं उसके भी फॉल्स नेगेटिव आ जाते हैं। 100 में 30 टेस्ट करेंगे कोरोना के, तो अगर 100 कोरोना के केस है तो 30 आरटीपीसीआर भी नहीं पकड़ पाता है। एंटीजन तो और ज्यादा सेंसिटिविटी उसकी कम है। तो आखिर जिनको टेस्ट नहीं पकड़ पा रहा है, या जब तक टेस्ट आएगा तब तक हम ग्रामीण भावों को कैसे बचाएं? हमें तो चिंता उनकी है, आज हमें बचाना है। तो इसीलिए मैंने फॉर्मूला रखा है, न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट। और मैं इसलिए इसको समझाता हूं कि देखिए, पहले आप समझ लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि वो साहब अर्ली फेज, मिडिल फेज, लेट फेज। सुनिए साहब, जब हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेवल से ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सकता है, सिर्फ ऑक्सीजन लेवल से, इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था होनी जरूरी है। गांव में आप कोई अभी नलिया खड़ंजा, प्रधान जी से कहिए नलियां बलियां खड़ंजा बड़ंजा बिछाना सब भूल जाएं। केवल और केवल याद रखें कि उनको पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करनी है। और अभी मुस्लिम भाइयों से मैंने अपील कर दिया कि वो भी ईदी में पल्स ऑक्सीमीटर दे दें और सेवैयां की जगह दवाइयां दे दें। और इसके अतिरिक्त मैं आपको ईद मुबारक के साथ कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि ईद मुबारक नहीं किया, ईद बहुत बहुत मुबारक। दूसरा बात है कि गांव वालों को मैं समझा दूं कि भाई, जब ऑक्सीजन, 2 नंबर आप याद रखिए, मैजिक नंबर 94 और 90। अभी डॉक्टर साहब जैसे सही बता रहे थे कि 94 से जब तक ऊपर ऑक्सीजन रहती है तो हम कहते हैं उसको माइल्ड बीमारी है, लेकिन 94 से नीचे गिर के 90 और 94 के बीच में रहती है तो ये मॉडरेट बीमारी है। और 90 के नीचे जब ऑक्सीजन चली जाती है तो हम कहते हैं ये सीवियर बीमारी है। प्रतीक जी, हम सीवियर बीमारी में क्यों जाने दें गांव वाले को? सीवियर में मामला तो फिर भाई टर्शरी केयर अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, जहां अभी डॉक्टर साहब पहुंच रहे थे कि इटावा नवादा में वेंटिलेटर तो पहुंच गया, लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाला कहां है? तो भाई, हम वेंटिलेटर की शक्ल देख के हमारा वेंटिलेटर नहीं चलेगा। वो खुल जा सिम नहीं है कि जैसे हम कहेंगे खुल जा सिम, खुल जा वेंटिलेटर चालू और मरीज ठीक हो गया, ऐसा नहीं हो पाएगा। राहुल कुछ कह रहे हैं, राहुल कुछ कह रहे हैं, राहुल क्या कह रहे हैं आप? सूर्यकांत जी, ये आप ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। मेरा काम प्रिवेंशन का है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं टेस्ट करूं, ट्रैक करूं, आइसोलेट करूं। मैं गांव में ट्रीट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट ट्रीट एवरीबडी, बट आई कैन प्रिवेंट एवरीबडी फ्रॉम हैविंग अ डिजीज। प्रिवेंशन पे जोर डालना है, क्योंकि अगर वेंटिलेटर में, फोर्टिस में भी आदमी जाता है तो 70-80% चांस है कि वो उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रिवेंशन पे हम 15 महीने से जोर डाल रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन आता है लोगों को अवगत कराने से, लोगों के भ्रम हटाने से। इसीलिए आईएमए का मैं आह्वान करता हूं कि हमारे को बहुत सारे वेबिनार पंचायतों के साथ करने चाहिए, एमएलएस के साथ करने चाहिए। हमने बास गांव में यही तरीका स्टार्ट किया है, लोगों को अवगत कराने का कि लूज मोशंस हो, बुखार हो, टेस्ट हो ना हो, 7 दिन के लिए अपने कमरे में बंद हो जाओ। कम से कम प्रिवेंशन होगा, फैलेगा नहीं। डॉक्टर सूर्यकांत प्रतीक जी, मैं डॉक्टर राहुल की बातों से बिल्कुल सही हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन समस्या क्या है? 15 साल में हमने खूब प्रिवेंशन किए, वेबिनार किए, और उसके बाद हम कहां पहुंचे? 4 लाख केस प्रतिदिन। तो हमें अब जीवन बचाने की प्रायोरिटी है। प्रिवेंशन हमारा साथ साथ चले, मना नहीं है। उसका कारण यह है कि टेस्टिंग हमारा साथ साथ टेस्टिंग हुई तो रिपोर्ट नहीं आई और लोगों ने कोताही बरती। हमारे को लोगों तक वापस मैसेज बचाना है, सिम्टम बताने हैं और घर में आइसोलेशन करना है। 5000 साल पहले चरक संहिता में लिखा था, दूषित वायु आए तो अपना घर का दरवाजे खिड़की बंद करके बैठ जाओ। तो हमारे 5000 साल के इतिहास में लिखा गया था ये बात, और यही बात हमारे को आज अपने लोगों को बतानी है। गांव वाला आदमी फिर भी सुनेगा, शहरी आदमी नहीं सुनता। उन तक हमारे को बात पहुंचानी है और मुद्दा बात दरअसल राइट। डॉक्टर राहुल आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गया और मैं आपकी बात का हिमायती हूं।
मैं आपको बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात का हिमायती हूं, लेकिन अगर हो जाए तो सवाल तो यहां आ गया डॉक्टर सूर्यकांत जहां पे हैं खड़े कि अगर हो गया तो अगर हो गया तो क्या करेंगे, अगर हो गया तो क्या करेंगे, और अगर हो गया है तो फिर उसमें पॉजिटिविटी कहां से ढूंढेंगे? ठीक हो गया हूं तो कैसे निकल के आऊंगा, और अगर ठीक हो गया हूं तो फिर बार बार यह क्यों सोचूं कि मैं ठीक हो गया हूं या नहीं? ये डॉक्टर गर्ग जवाब देंगे इसका कि मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं, मुझे कुछ नहीं है। अब लौटेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले। तो कॉर्टिसोल का काम होता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बेटर करना, आपकी जो बॉडी के बाकी के सिस्टम्स हैं उनको वो शट डाउन कर देता है जिनकी जरूरत नहीं होती, और ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि आपके ब्रेन को ग्लूकोज मिले और आप उस स्ट्रेस को फाइट कर सको। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस के दौरान क्या होता है, जो इम्यूनिटी है वो रेजिस्टेंट हो जाती है कॉर्टिसोल की, और उल्टा जो है आपका इम्यून रिस्पॉन्स काम करना बंद कर देता है। सो इस वजह से जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, वो सारी चीजें बढ़ने लगती हैं। नंबर 2, एंग्जाइटी जो है वो एक नॉर्मल इमोशन है, ह्यूमन इमोशन है, हम सबके अंदर होता है। जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं तो एंग्जाइटी पैदा होती है, लेकिन जब वो एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में मुझे लगता है कि मेरा एग्जाम कैसा होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, और मैं पढ़ पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं उस एंग्जाइटी की वजह से पढ़ ही नहीं पाता हूँ, सो ही नहीं पाता हूँ, तो वो एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। तो अभी लोगों में क्या हो रहा है कि वो सिर्फ एक एंग्जाइटी नहीं रही है कि मेरे को बेड मिलेगा या नहीं, मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, वो एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लेवल पे पहुंच गया है, जहां पे कि लोगों को इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि उनकी नींद अफेक्ट हो रही है, उनको डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ओसीडी नाम की एक बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें हमारे पास ऐसे केसेस आए कि एंग्जाइटी की वजह से लोगों ने इतने हाथ धोए कि उनकी स्किन उतरने जैसी हो गई, क्योंकि उनके मन में इतना ज्यादा पैरानॉय था, भय था, इतनी ज्यादा एंग्जाइटी थी कि इन्फेक्शन होने की, कि उनकी स्किन तक उतरनी शुरू हो चुकी है। और डेली हमें कॉल्स आ रहे हैं, बिकॉज एंग्जाइटी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू देयर ओन इलनेस, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कैसे होगा, बट एंग्जाइटी इज ऑल्सो इन रिलेशन टू जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार वाले हैं, छोटे बच्चे हैं। डॉक्टर साहब ने सही कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट जब हम घर के अंदर बैठे हैं, मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि मेरे को अगर कुछ हो गया तो क्या मुझे मदद मिलेगी, क्या मुझे ऑक्सीजन मिलेगी, क्या मुझे बेड मिलेगा? तो इन सब चीजों को देखते हुए स्ट्रेस बहुत बड़ा है। स्ट्रेस के बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण हैं। डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ, डॉक्टर साहब एक कॉलर है मनोज हमारे साथ, बहुत देर से लाइन पे वेट कर रहे हैं, मैं उनका सवाल ले लेता हूं। और ये जो आपने बताया ना, ये एंग्जाइटी और जो स्ट्रेस, वो सोसाइटी में है, पूरी सोसाइटी में, और ये एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पैंडेमिक के जाने के बाद, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, या बेहतर आप बताएंगे, पैंडेमिक जाने के या इसी के दरमियान बहुत सारे लोगों को कंसल्टेशन की जरूरत पड़ सकती है, और ऐसी स्थितियां बनी हुई है। एक कॉलर है हमारे साथ जी, मनोज। नमस्कार प्रतीक जी। नमस्कार प्रतीक जी एंड डॉक्टर साहब जी। नमस्कार साहब। मैं 16 अप्रैल को मुझे सिम्टम शुरू हुए थे, और 23 अप्रैल को मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और मैं 10 दिनों तक स्टेरॉइड ट्रीटमेंट पे रहा, और पिछले 29 तारीख से मैं ठीक हूँ, मेरे सिम्टम्स में भी खत्म हो चुके हैं। बट अभी पिछले 4 दिनों से मेरे गले के ऊपर लेफ्ट साइड में थायराइड कार्टिलेज के पास में एक गठान बनना शुरू हो गई है 4-5 दिन से। तो उस पे छूने पे हल्का दर्द होता है, तो मन में ये संशय बना रहता है, ये पोस्ट कोविड के कारण हो रहा है, इसको क्या ट्रीटमेंट किया जाए, तो इस तरह की चिंताएं बनी रहती हैं। तो डॉक्टर साहब यदि इसमें कुछ उपाय बता पाएं कि ये किस कारण से हो रहा है। जी ऑफ कोर्स जी, इस सवाल के दोनों स्तर पर इसके हल लूंगा, कोशिश करूंगा। मनोज जी, पहले तो मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और मैं डॉक्टर्स के पास जाऊं उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे संशय निकाल दीजिए। कोविड मुझे भी हुआ है, और कोविड के बाद मैं सामने बैठा हूं, तो पहले तो दिमाग से सारे संशय निकालिए। हाँ, अगर है कोई चीज फिजिकली दिख रही है, अपेयर हो रही है, तो उसका समाधान होना चाहिए। तो पहले डॉक्टर सूर्यकांत से और फिर डॉक्टर गर्ग आपसे, कि संशय लगातार बना रहता है, तो ये लाइन है, ये आपके घेरे की है कि संशय लगातार घेरे में। तो डॉक्टर रोहित गर्ग, संशय क्यों बना रहे, इसका आप हल देंगे। और डॉक्टर सूर्यकांत, आपसे तो जी, हाँ जी, ऑफकोर्स, राइट। राहुल कुछ बोलना चाह रहे जी। डॉक्टर राहुल
प्रतीक जी, आपके चैनल के माध्यम से इस बीमारी को लॉन्ग कोविड कहते हैं। मतलब लॉन्ग कोविड का मतलब यह है या पोस्ट कोविड का मतलब यह है कि इंसान का डिस्चार्ज होने के बाद तक 3 से 4 महीने तक फॉलो अप करना आवश्यक है। इस दौरान 40,000 लोगों को फॉलो अप किया गया, 14,000 लोग वापस से एडमिट हुए और 1 इन 5,000 लोगों की मृत्यु हो गई 3 महीने में। पहली चीज, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग की प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, डायबिटीज, किडनी की प्रॉब्लम, ये 5 प्रॉब्लम्स अत्यधिक रूप से पाई जा रही हैं लॉन्ग कोविड में। तो अभी तो आप सिर्फ कोविड की बात कर रहे हैं, अगले एपिसोड में आप सबको बुला के लॉन्ग कोविड, एक बहुत बड़ी परेशानियों का बवाल आने वाला है जिसमें डिस्कशन होगा। फैटीग को क्या करना है, अत्यधिक कमजोरी, अत्यधिक मानसिक। डॉक्टर साहब आप डरा नहीं रहे मुझे, डॉक्टर साहब आप डरा नहीं रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं आप, मुझे बिल्कुल नहीं डरा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप डरा नहीं रहे हैं, और क्योंकि मैं बहुत हिम्मत और हौसले के साथ बैठा हूं। ऑफ कोर्स यू आर डॉक्टर और आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है। बैठे हैं मनोचिकित्सक अपने साथ बैठे हैं, ये बताएंगे कि फॉगिंग ऑफ ब्रेन, मेमोरी लॉस, वीकनेस, इन सबको एड्रेस करना है। हम ये बात बता रहे हैं कि कोविड के बाद भी मनोज की ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल भार्गव, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ा है और घबराहट देता है ये, तो मैं मनोचिकित्सक के पास जरूर जाना पाऊंगा। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं जानना चाहता हूं, पहले तो वो आप नुस्खा बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी से बता दीजिए, एंड सेकंड मनोज का जो उन्होंने बताया कि एक गांठ सी उन्हें उभार सी दिखाई दे रही है थायराइड के ऊपर, वो क्या हो सकती है? डॉक्टर राहुल, अगर आपके समझ में आए तो आप भी बता दीजिए। डॉक्टर सूर्यकांत आप भी, मनोज का ही सवाल था। डॉक्टर सूर्यकांत, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको गॉइटर कहते हैं। उसका एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड कराने से पता चल जाएगा कि वो थायराइड की प्रॉब्लम है, लिम्फ नोड है या ऐसे ही स्वेलिंग है। घबराए मत, 3 महीने तक फॉलो अप कराते रहे। मनोवैज्ञानिक से बात करने की जरूरत पड़े तो करिए, पर ये थायराइड की जांच और एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए और प्रतीक जी को बता दीजिए, तो ये हमारे तक आपका सवाल पहुंचा देंगे। जरूर 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 जरूर, मैं फोर्टिस आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर राहुल भार्गव जरूर, मनोज का नंबर आ गया जो करेंगे। मनोज चिकित्सक, नाउ सर, संशय सा बना रहता है और डॉक्टर राहुल भार्गव जिस तरफ इशारा कर रहे थे, डॉक्टर सूर्यकांत मैं आता हूं आपके नुस्खे के लिए आपके पास। डॉक्टर रोहित गर्ग सर, वैसे बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि जैसे अभी हमें कोविड की जो प्रॉब्लम हमने फेस करी, तो सबसे ज्यादा हमने फैसिलिटीज को कम पाया गया, तो ताकि हम उस कोविड को नहीं लड़ पाए। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो देश में मात्र 8 से 9 हजार साइकियाट्रिस्ट हैं, और अगर देखा जाए तो जो हमारी जरूरत है वो करीबन है पर लाख 3 साइकियाट्रिस्ट की। अभी जो वो मात्रा है वो 0.75 पर लाख पॉपुलेशन है, और वो भी जो पॉपुलेशन साइकियाट्रिस्ट की है वो मेट्रोज में ज्यादा है। करीबन 30% जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो सिर्फ मेट्रोज में है। तो डेफिनेटली अभी जो कोविड का पैंडेमिक है वो ये सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आगे चल के एक तरीके से मेंटल हेल्थ का पैंडेमिक होने वाला है। मेंटल हेल्थ पैंडेमिक वाज ऑलवेज देयर एक्चुअली स्पीकिंग, यू नो। अभी हमारे 2.5 से 3 लाख डेथ्स हो चुकी हैं कोविड की वजह से। आपको जान के ये हैरानी होगी कि हर साल करीबन 1.5 लाख लोग सुसाइड की वजह से मरते हैं इंडिया के अंदर। सुसाइड इज नोन एज द सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, WHO कहता है कि हर चौथे या 5वें इंसान को है, जिसका मतलब कि वो हर घर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और कोविड की वजह से वो और ज्यादा प्रेवलेंट हो रहा है, वो और ज्यादा बढ़ रहा है। आपके घर में अगर एक इंसान को टाइफाइड हो जाता है तो बाकी 4 लोग परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो कोविड है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि वो लॉन्ग टर्म चलेगा, तो जब लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे। एक परिवार का मेंबर है, उसके माता पिता दोनों वो खो चुका है, ना वो उनको देख पाया है, ना ही वो उनको मिल पाया है। तो ऐसे केसेस में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की चीजें भी बहुत सारी सामने आएंगी उन लोगों के लिए। अगर आपकी नींद चली जाती है एंग्जाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो उसके अंदर भी ये देखा गया है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत डाउन हो जाती है। ऑफ कोर्स डॉक्टर रोहित, कैसे निपटे ये बात है, लेकिन अवधेश कुमार जी आज मैं आपसे एक चीज चाहूंगा, आप पत्रकार हैं तो आप काम ये कर सकते हैं। सत्यजीत जी मैं आपके पास जरूर आ रहा हूं। अवधेश जी आप मुझे ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं वहां पे गांव की स्थितियां जहां पे आप मौजूद हैं, और वहां पे गांव में क्या अभाव है इस वक्त,
वो रिपोर्ट चाहता हूं मैं। आज मैं चाहता हूं एक रिपोर्टिंग के फॉर्म में आप दिखें, ना कि एक विशेषज्ञ जो होता है। आप मुझे वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। अब देखिए प्रतीक जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये कोरोना का जो, मैं इसको अमानवीय और क्रूर काल कहता हूं, हमारे आपके जिस ढंग से मित्र, साथी, परिचित, उनके परिजन सब जा रहे हैं, उसका असर व्यापक है। यहां भी असर है। जो इसमें मेडिकल की बात तो मेडिकल के लोग कर रहे हैं। आप अगर बिहार के मुजफ्फरपुर जैसे, यहाँ के मतलब पटना और जैसे शहरों के पैरेलल खड़े शहर और उससे जुड़े गांव की आप पूछेंगे तो बिल्कुल आपका कलेजा कांप जाएगा। मैं गांव में हूं, या गांव में लॉकडाउन में आया, मैं यहीं रुक गया हूं। इस गांव में 7 लोग कोरोना से मर चुके हैं। आपको बता रहा हूं, गांव में पहले श्मशान घाट में भीड़ लगती थी, अब जाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। ये एक भय है। और न यहाँ कोई काउंसलिंग है, न मैंने किसी स्वास्थ्य कर्मी को कभी देखा है, न मैंने कभी किसी सरकारी जो है कर्मचारी अधिकारी को देखा है आते हुए कि लोगों की काउंसलिंग करे। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो समस्या है, अगर एक गांव को भी प्रतीक जी आप केंद्र बना ले तो इसका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलू व्यापक है। आप मेडिकल के इलाज से तात्कालिक रूप से किसी को ठीक कर दे सकते हैं, लेकिन अब जैसे एक आप अभी मैं अमेरिका के केपीएमजी का रिसर्च पढ़ रहा था, वो मैं यहां भी देख रहा हूं। वो बता रहे हैं कि दुनिया भर में रिसर्च किया है कि 94% कर्मचारियों के अंदर यह भय है कि हमारी नौकरी न चली जाए। उसमें 90% का पारिवारिक जीवन तबाह हो रहा है। 55% डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं और ज्यादातर को भय है 90% को कल भी हमारी नौकरी चली जाएगी। गांवों में जो लोग लौट के आए हैं, मनरेगा में जा रहे हैं, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग के कारण मनरेगा का काम नहीं है। अभी ये कहा जरूर गया है, अभी मैं आपके पास डिबेट कर रहा हूं, हमारे यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डीलर यही बैठे हुए हैं, धुरंधर सिंह इनका नाम है, इनके पास चीजें आ गई हैं, लेकिन अभी वो परफॉर्मा नहीं है कि लोगों को लाइन में खड़ा के देना है, कैसे देना है, जिसको फ्री में राशन देना है। बिहार सरकार ने सामुदायिक भोजन केंद्र शुरू किए हैं जगह जगह, लेकिन अब वो सामुदायिक भोजन केंद्र घोषणा हो गई है कि उसमें सैनिटाइजर रखना है, क्या करना है, लेकिन अभी तक पता नहीं है। तो अब स्थिति यह है, मैं जो कह रहा हूं कि सामने जो स्थितियां हो रही है कि एक आदमी की मृत्यु हो जा रही है और आज लोग मिलने नहीं जा रहे हैं, अकेले उसको अपनी पीड़ा उस परिवार को भुगतनी पड़ रही है। एक व्यक्ति जिसके भाई की पत्नी पहले गुजरी, कुछ समय बाद उसका भतीजा गुजर गया उसके श्मशान घाट से लौटने के बाद, और 6 दिनों बाद बेटा गुजर गया है, लेकिन उसके घर में कैसे लोग जाएं, अब अकेले वो आदमी पीड़ा भुगत रहा है। तो ये सब जो सामाजिक स्थितियां पैदा हो रही है, आर्थिक स्थितियां, वो भयावह है। आप 1, 2, 3 गांवों को भी केंद्र बना लेंगे तो आप अध्ययन करके ये चीजें निकाल सकते हैं कि क्या स्थितियां चारों तरफ हो रही है। कमोबेश यही स्थिति है, कमोबेश यही स्थिति है। मैं आ रहा हूं आपके पास, कमोबेश यही स्थिति है। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बात कही थी डॉक्टर राहुल ने, और डॉक्टर राहुल ने बिल्कुल सही बात कही थी, लेकिन जब हो जाए तो हम कहाँ लाए? वो नुस्खा आपके पास है, मैं एक बार शेयर करना चाहता हूँ, वो शेयर करें, आप तुरंत शेयर करें सो दैट कि लोग उसको समझें, जाने। सत्यजीत सिंह, मैं आपके पास आता हूँ। डॉक्टर सूर्यकांत, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं तुरंत आपके पास हाजिर होता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कॉलर हैं जिन्होंने भेजा है मुझे, ललितपुर से हैं, अश्वनी चौबे। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूं और मेरे बड़े भाई बुधवार को ही गांव में प्रधान बने। मैं डॉक्टर सूर्यकांत जी की बात से सहमत हूं। गांव में हर घर में मरीज है, इसका इलाज जरूरी है, टेस्टिंग और ट्रेसिंग तो होती रहेगी। एक दूसरे कॉलर हैं जिन्होंने इंदौर से, इन्होंने कहा कि राहुल भार्गव जी की बात और डॉक्टर सूर्यकांत की बात आगे तक पहुंचाई जानी चाहिए। गांव में स्थितियां खराब हैं, लेकिन इन दोनों की बातें और सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोनों की बातें मैंने रख दी सामने। डॉक्टर सूर्यकांत जी, नुस्खा बताएं और बात को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सूर्यकांत। देखिए, मैं राहुल भार्गव जी की बात से पहले आगे बढ़ाता हूं। पहले बचाव की बात कर ले। पहले मैं उपचार बताने वाला था, लेकिन मैं पहले बचाव कर लेता हूं। देखिए, जिस घर में कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, उसको बचाने के लिए एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जियो आया था 6 अगस्त 2020 को। फॉर्चुनेटली आई वाज द एक्सपर्ट मेंबर ऑन दैट कमेटी जिसने ये जियो फ्रेम किया था, और हम लोगों ने रिकमेंडेशन दी थी कि बचाएं कैसे अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, और
किसी भी कोविड मरीज के परिजनों को। तो पहले मैं परिजनों की बचाने की बात कर लेता हूं। देखिए, परिजन बचे रहेंगे तो रोगी की स्वस्थ होने में उसकी सहायता करेंगे। तो आइवरमेक्टिन नाम की एक दवा है, 12 मिलीग्राम की आती है। पहले दिन, यानी जब कोविड पता चला मरीज का, तो पहले दिन और 7वें दिन ये 2 गोलियां आइवरमेक्टिन की परिवार के सभी सदस्यों को खानी है, अपना बचाव करने के लिए, जिस घर में भी कोविड का रोगी है उसके लिए। प्रतीक जी, ये तो हो गई बचाव की बात। अब हम उसकी बात करते हैं जो कोविड पॉजिटिव है। तो जैसा आजकल कहा जा रहा है आइवरमेक्टिन, भाई कोई भी लक्षण कोरोना का हो सकता है, पल्स ऑक्सीमीटर बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन के लेवल पर निर्धारित होता है। तो अगर आपके रोगी का ऑक्सीजन का लेवल, इसीलिए मैंने ग्राम प्रधान से कहा कि भैया व्यवस्था करा लो, और हर घर का जो है वो सबके सदस्यों का बाकायदा रजिस्टर नोट कर लो, और रोज तारीख डाल के सबका सुबह शाम ऑक्सीमीटर से उसमें नोट करो। जब तक 94 से ऊपर है, आप निश्चिंत रहें कि या तो अगर किसी को कोरोना हुआ है तो वो एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड है। 94 से नीचे, 94 और 90 के बीच में ऑक्सीजन रहती है, उसको हम मॉडरेट कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अब आपके मरीज का 94 से नीचे कोरोना आ गया या 94 से ऊपर है, तो वो माइल्ड है। अगर माइल्ड है, और जैसे मैंने कहा हर लक्षण कोरोना है, सिर दर्द माइल्ड मतलब मध्यम है, मध्यम है, कोरोना है, सब कोरोना है। तो अगर केस माइल्ड है तो 2 दवा की जरूरत है पैरासिटामोल के अलावा। पैरासिटामोल तो बुखार होने पर दी जाएगी, सब गांव वाले भी जानते हैं, सब कोई जानता है। पैरासिटामोल के अलावा, और उसके पहले आइसोलेशन की बात डॉक्टर राहुल भार्गव ने की। आइसोलेशन की जो गाइडलाइन है मैं पढ़ दूं तो अभी चक्कर आ जाएंगे हमारे सब ग्रामीण भाइयों को। सबसे पहली शर्त है कि गांव में वो आइसोलेशन के लिए एक रूम होना चाहिए सेपरेट विद अटैच बाथरूम। अब भारत के किस गांव में भाई अटैच बाथरूम का गांव में कमरा होगा, मुझे आइडिया नहीं। अभी अवधेश जी पिक्चर बता रहे थे गांव की। प्रतीक जी, आप भी